हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे एनिमल टिश्यू जो कि टिश्यू चैप्टर 6 का पार्ट है, उसका क्विक रिवीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू के टाइप क्या है? तो एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप। व्हाट आर दे? फर्स्ट इज epithelial tissue. Second one is muscular tissue. Next is connective tissue, third one. And last one is nervous tissue. Epithelial tissue are of different kind, like squamous, epithelial tissue, then cuboidal epithelial tissue, then columnar epithelial tissue, and इसी का ही अगर 1 बाय 1 लेयर की जाती है तो स्ट्रेटिफाइड फॉर्म हो जाता है। ये सिंगल लेयर में सिंपल फॉर्म होता है, और इसमें अगर मॉडिफिकेशन हो गए तो ये ग्लैंडुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू आर ऑफ 3 काइंड। फर्स्ट इज स्ट्रेटेड muscular tissue. Straighted muscular tissue is also known as skeletal muscular tissue. Then unstraighted muscular tissue. It is also termed as smooth muscular tissue. And last one is cardiac muscular tissue. Okay. कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। तो अगर हम मैट्रिक्सेस का टाइप देखें तो फर्स्ट टाइप का मैट्रिक्स हम जो पढ़ेंगे वो है लूज मैट्रिक्स का, इसलिए हम इसे बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप कौन कौन से होंगे? एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज tissue that we have to learn inside the loose connective tissue. सेकेंड, अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, इसका मैट्रिक्स थोड़ा सा डेंस होता है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी स्पेशलाइज्ड डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हैं, तो इसको भी हम बाइफर्केट कर लेते हैं। एक तो हो गया इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जिसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस की थिकनिंग या यूं कहेंगे डिपोजिशन होता है मैट्रिक्स में, वो होता है बोन। और जिसमें प्रोटीन एंड शुगर का डिपोजिशन होता है वो होता है कार्टिलेज। ठीक है। स्पेशलाइज्ड डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें आ जाता है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। Tendons and ligaments are hard in nature but also elastic in nature. They are softer from bone and cartilage. The third type of matrix found in connective tissue is fluid connective tissue. Okay? Matrix is fluid in nature. Liquid ज़्यादा present है इसमें, water का content ज़्यादा होता है, और इसके टाइप में हम पढ़ेंगे ब्लड एंड लिम्फ। लास्ट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में जो मेन सेल है वो है नर्व सेल, और नर्व सेल से ये सारे टिश्यूज फॉर्म हुए हैं, इसलिए हम नर्व सेल के बारे में इसमें पढ़ेंगे। नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। लेट वी स्टडी 1 बाय 1।
सबसे पहले जो एनिमल टिश्यू का हम पढ़ेंगे वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इसका है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इट फॉर्म्स कवरिंग, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है, चाहे वो हमारी बॉडी की हो, चाहे इंटरनल ऑर्गन्स की हो, जहां पे भी कवरिंग का काम हो रहा है वो एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा हो रहा है। और इसमें भी फिर एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो ये काम होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। पाया कहाँ जाता है? कहाँ पे पाया जाएगा? ये फॉर्म करता है आउटर एंड इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का कंस्ट्रक्शन एपिथेलियल टिश्यू द्वारा किया जाता है। अब हम इसके पढ़ते हैं टाइप्स। सबसे पहला टाइप है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये जो टिश्यू होते हैं फ्लैट नेचर के होते हैं। अच्छा, इससे पहले आपको एक बात और बता दूं, ये एपिथेलियल टिश्यू एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं और उस मेम्ब्रेन से ये अपना नरिशमेंट अब्सॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है, तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये फ्लैट सेल्स होते हैं, पॉलीगोनल शेप के होते हैं। ठीक है, इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस बेस की तरफ प्रेजेंट होता है। ओके, अगर ये सिंगल लाइन में प्रेजेंट है, इनकी एक ही लेयर है, ठीक है, जैसे कि इस तरह से आप देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे टाइल्स अरेंज होती है ऐसे ही इनका अरेंजमेंट होता है। ये बिल्कुल पतले पतले होते हैं इस तरह से। अगर ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट है तो इसे हम कहेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर इनका एक के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है इस तरह से, अगर ये एक के ऊपर एक प्रेजेंट है लाइक अ ब्रिक, ठीक है, तो इनकी मल्टी लेयरिंग हो जाती है और मल्टी लेयरिंग के बाद इनका नाम पड़ जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। दोनों के फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक सिंपल लेयर अगर हो, एक सिंगल लेयर हो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की, तो वैसे ही ये फ्लैट सेल्स होते हैं और इनकी सिंगल लेयर है तो ये बहुत डेलिकेट होती है। इतनी डेलिकेट होती है कि यहाँ फिल्ट्रेशन का वर्क आसानी से हो जाता है। तो एल्वेलाई की जो लाइनिंग है ये स्क्वैमस एपिथेलियल की बनी होती है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन वर्क होता है। ऐसे ही नेफ्रॉन्स में जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें भी ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिल्ट्रेशन वर्क आसानी से हो जाता है। तो जहाँ पे भी फिल्ट्रेशन वर्क होगा वहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल पाया जाता है। अगर हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल की बात करें तो एक के ऊपर एक लेयर होने के कारण इसमें थोड़ी सी टफनेस आ जाती है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ जाता है, जिसके कारण ये जल्दी से खराब नहीं होते हैं और अपने आप को वापस से रीजनरेट कर लेते हैं। अच्छा, ये बहुत जल्दी अपने आप को रिप्लेस कर लेते हैं। अगर वॉर्न आउट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो ये दोबारा से अपने आप को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये तो क्वालिटीज हो गई स्ट्रेटिफाइड की। अब स्ट्रेटिफाइड प्रेजेंट कहाँ होगा? जैसे कि हमारी स्किन है, मैंने आपको बताया था एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारी बॉडी की कवरिंग जो स्किन है वो किससे बनी हुई है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। अगर ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल की बनी होती है, मान लीजिए कोई इंजरी होती, बाउंड होता, तो इसके पास सीधे
कांटेक्ट हो जाता है मसल से, और अगर मस्कुलर टिश्यू में इन्फेक्शंस हो जाएंगे तो उसके बाद इनका ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से जो आउटर मोस्ट लेयर है जहाँ पर बहुत ज्यादा इंजरीज लगने के चांसेस हैं या बाउंस होने के चांसेस है, वहां पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल पाया जाता है। जैसे कि स्किन हो गया, हमारा इसोफेगस हो गया, जो वेजाइना है उसकी लाइनिंग होगी, तो ये सब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की होती है। ठीक है, तो हम इसका अगर लोकेशन देखें कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, तो सिंपल की बात करें तो सिंपल कहाँ पाया जाएगा, जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है, अब सिंगल लेयर होने के कारण क्या क्या फंक्शन कर सकती है, ये फिल्ट्रेशन जैसे वर्क को बहुत इजीली कर सकती है, डिफ्यूजन जैसे वर्क को बहुत इजीली कर सकती है। मान लीजिए किसी सब्सटेंस को पास होना है किसी मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की, तो आसानी से ये डिफ्यूजन वर्क, ऑस्मोसिस वर्क, फिल्ट्रेशन वर्क बहुत इजी कर सकती है। अगर हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एक के ऊपर एक लेयर होने के कारण स्ट्रेंथ तो इसको मिल ही जाती है, साथ ही साथ अगर ऊपर वाले सेल में कोई इंजरी हो जाए या उसमें बॉन टूट फूट हो जाए तो वो वापस से नीचे वाली सेल से रिप्लेस हो जाती है, तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इंजरी के अगेंस्ट में। तो ये इसका फंक्शन हो गया। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, अब जैसे कि वर्क इसका अलग अलग है तो उसी अकॉर्डिंग इसके लोकेशन भी अलग अलग हो गए। अगर हम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल की बात करें तो जहाँ पे फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन का काम ज्यादा हो रहा है वहां पर ये प्रेजेंट होगा, जैसे कि सिंपल वाला एल्वेलाई में प्रेजेंट होता है। एल्वेलाई क्या होते हैं, हमारे लंग्स में छोटे छोटे बैलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, तो गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू होता है, तो एल्वेलाई में ये प्रेजेंट होता है। एल्वेलाई की जो लाइनिंग होती है वो किससे बनी होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की। ऐसे ही जो ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है, कैपिलरीज जब फॉर्मेशन होता है तो वहां पे भी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है ऑर्गन्स के पास, तो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल यूज होता है। फिर किडनी की बात करें तो किडनी में छोटे छोटे फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। जो सिंपल छोटी यूनिट होती है फिल्ट्रेशन की किडनी में उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, और नेफ्रॉन का जो कैपिलरी वाला पार्ट है जहाँ से फिल्ट्रेशन वर्क हो रहा है तो वो वर्क कहलाता है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस की जो लाइनिंग होती है वो भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की होती है। फिर इसके बात करें हम लिम्फेटिक वेसल्स की, तो लिम्फ कैसे बनता है, ब्लड में से लिक्विड निकल के आ जाता है, प्लाज्मा निकल के आ जाता है, और कैसे निकलेगा, फिल्ट्रेशन होके निकलेगा, डिफ्यूजन होके निकलेगा, है ना। तो ये जो प्रोसेस होती है तो इसका मतलब जो वेसल्स है उसकी लाइनिंग कैसी होगी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की होगी। तो ये तो इसकी लोकेशन होगी। अब स्ट्रेटिफाइड की लोकेशन उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होगी। तो सबसे पहले तो हमारी स्किन की बात करते हैं। स्किन में क्या प्रेजेंट है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ईसोफेगस में जो खाना है वो पुश हो के जाता है, वहां पर एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो उसके थ्रू खाना नीचे जाता है। तो हो सकता है वहां पर कुछ टिश्यू वॉर्न आउट हो जाए, कुछ सेल्स खराब हो जाए, तो वहां पे भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। माउथ में कई बार हम खाना खाते खाते अपनी स्किन ही काट लेते हैं, तो वहां पे भी कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, जो वापस से रिप्लेस हो जाती है। वेजाइना ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फीमेल का, उसका एक पार्ट है। फिर स्किन मैंने आपको बता ही दिया था, तो ये हो गया आपका कंप्लीट स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट जो उसका पार्ट है वो है क्यूबॉइडल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। मैं शॉर्ट में लिखती हूँ ईटी मतलब एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू किसके नाम से समझ में आ रहा है, क्यूबॉइडल शेप से, ठीक है। सेल का जो शेप है वो कैसा होगा, क्यूबॉइडल होगा। यहाँ पे जो शेप है वो क्यूबॉइडल शेप के हैं। आपने क्यूब पढ़ा होगा, ठीक है, मैथ्स में, तो ये क्यूबॉइडल शेप के सेल होते हैं।
एपिथेलियल टिश्यू के सेल है, इसका मतलब इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का जो न्यूक्लियस होता है वो मिड में सिचुएटेड होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, पहले तो हम इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है मेनली एब्जॉर्प्शन का एंड सिक्रीशन का। ठीक है, साथ ही साथ ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इसके कुछ मॉडिफिकेशन है। अब ये भी दो फॉर्म में प्रेजेंट है, सिंपल में भी प्रेजेंट है। सिंपल कहेंगे तो सिंगल लेयर होती है इसकी, ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड में भी प्रेजेंट है। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है इसकी। और इस सिंपल में भी अगर हम बात करें तो इसके ऊपर अगर इस तरह की हेयरी आउटग्रोथ प्रेजेंट है तो इस तरह का जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होगा वो कहलाएगा सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसका अपना अलग फंक्शन होता है। सीलिया क्या काम करता है, सीलिया मूवमेंट में हेल्प करता है, जो भी मटेरियल इसके कांटेक्ट में आता है उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अगर मान लीजिए क्यूबॉइडल सेल्स का कोई एक सेल मॉडिफाइड हो जाए ग्लैंड की फॉर्म में तो यही बन जाएगा ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पर जो सेल है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और इसके ऊपर ये रेस्ट करते हैं। तो ये जो क्यूबॉइडल टिश्यू है इसमें से एक टिश्यू अगर एज अ ग्लैंड फंक्शन करने लग जाए तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरह का जो सिंपल होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, इनका लोकेशन हम देखें। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन डक्ट्स। ठीक है, जो ग्लैंड होते हैं उनका जो सिक्रीशन होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू पास होता है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है डक्ट्स। इसके अलावा किडनी ट्यूब्यूल्स, ये आपको याद रखना है। स्क्वायमस में हमने देखा था किडनी का ग्लोमेरुलस पार्ट और उस किडनी का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है, वो बना होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से। फिर इसके अलावा सम स्मॉल ग्लैंड्स के जो सिक्रीटरी पार्ट है, सिक्रीटरी पोर्शन ऑफ स्मॉल ग्लैंड, उनका अब सिक्रीशन इसका एक प्रोसेस फंक्शन है। तो जो स्मॉल ग्लैंड का सिक्रीटरी पोर्शन है वो भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड है। फिर हम स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो स्ट्रेटिफाइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इन सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में एक तो मॉडिफिकेशन हो रहा है, ऊपर से स्ट्रेटिफाइड है। फिर मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स। फिर इसके अलावा जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू जो हमें पढ़ना है वो है कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं और इनका जो शेप होता है ये क्यूबॉइडल से थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है, इस तरह के होते हैं ये, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस में होता है। अगर ये सिंपल लेयर में है, वैसे तो इनकी एक ही लेयर देखी जाती है, ये सिंपल फॉर्म में ही रहते हैं, पर कई बार जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो लुक वाइज ऐसे लगते हैं कि ये एक के ऊपर एक अरेंज है। ठीक है, कहीं से पतले हो जाते हैं, कहीं से
मोटे हो जाते हैं। तो ये एक तरह से स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहलाते हैं। एक्चुअली स्ट्रेटिफाइड नहीं होते, ये कैसे होते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होते हैं। दिखने भर में ये स्ट्रेटिफाइड लगते हैं पर होते नहीं, फॉल्स है ये। स्यूडो मतलब फॉल्स। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये। इनमें भी मॉडिफिकेशन देखा जाता है। इनके आउटर सरफेस पे भी छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं। और ये माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। साथ ही साथ कुछ सेल्स में मॉडिफिकेशन हेयर लाइक ग्रोथ जिसे हम सीलिया कह रहे हैं, सीलिया के रूप में भी देखे जाते हैं। तो इस तरह के जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और ये माइक्रोविलाई का विलाई रिलेटेड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू ये हो गए। ठीक है, इसमें भी कुछ सेल्स ग्लैंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस समय ये फॉर्म कर लेते हैं मॉडिफिकेशन में ग्लैंड्यूलर कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो ये बहुत सारे इसमें मॉडिफिकेशंस देखे जाते हैं। अब मेन फंक्शन इनका क्या है, फंक्शन अगर हम देखें तो इनका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, मेनली कहाँ यूज होते हैं, ये एब्जॉर्प्शन में यूज होते हैं। माइक्रोविलाई हेल्प करता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में और एब्जॉर्प्शन बहुत इफेक्टिवली इनके थ्रू किया जा सकता है। इसके अलावा सम ग्लैंडुलर कोलमनार एपिथेलियल सेल हेल्प्स टू सीक्रेट एंजाइम्स एंड म्यूकस। तो कुछ ऐसे कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू जो ग्लैंड की फॉर्म में मॉडिफाइड है वो एंजाइम और म्यूकस के सिक्रेशन करने में हेल्प करते हैं। अब इनकी हम लोकेशन देखें तो लोकेशन क्या होगी, अब सबके फंक्शन अलग अलग है तो लोकेशन भी अलग अलग होगी। अगर हम सिंपल कोलमनार एपिथेलियल की लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं इनर लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एज वेल एज ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिन का स्टोरेज करता है, उसकी इनर लाइनिंग में भी सिंपल कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, अगर हम सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू, तो ये प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकाई पे। जो हमारे विंड पाइप है, ट्रैकिया है, वो लंग्स में जब एंटर करते हैं तो दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं और वो दोनों भाग अलग अलग लंग्स में एंटर करते हैं। एक राइट में जाएगा, एक लेफ्ट में जाएगा। तो वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डिवाइडेड पार्ट होता है ट्रैकिया का, उसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई के इनर लेयर में सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये क्या काम करता है, ये डस्ट को ट्रैप करने का काम करता है, अनवांटेड फॉरेन मटेरियल्स को ट्रैप करने का काम करता है और उसे वापस से बाहर इजेक्ट आउट करवा देता है। तो जो सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है और सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ये विलाई वाले सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल ये पाए जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग। आपने पढ़ा भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में विलाइज होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और ये विलाई किसके ऊपर पाए जाते हैं, कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर, जो कि इसके सब सरफेस एरिया को इंक्रीज करवा देता है। सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू ये ओविडक्ट में भी पाया जाता है। ओविडक्ट में इसका काम होता है कि जो ओवम रिलीज हो रहा है ओवरी से, उसको यूट्रस तक ट्रांसपोर्ट कर सके। This diagram shows the type of epithelial tissues.
नेक्स्ट टिश्यू जो हमें रिवाइज करना है वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का जो सेल होता है, मसल सेल होता है, उसको हम बोलते हैं मायोसाइट्स। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू का जो सेल होता है वो क्या कहलाता है, मायोसाइट्स। और मस्कुलर टिश्यू फाइबर्स से बने हुए हैं जिसे हम मायोफिब्रिल्स के नाम से भी जानते हैं। मस्कुलर टिश्यू में दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, ठीक है, उनका नाम है मायोसिन एंड एक्टिन। मायोसिन और एक्टिन ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहलाते हैं। These are known as contractile protein. इसी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल। और इसी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण मसल्स हमारे बॉडी के डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गया मेन थिंग दैट इज एसोसिएटेड विद मस्कुलर टिश्यू। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन का नाम आप जरूर याद रखें। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ सार्कोमियर। सार्कोमियर एक छोटी सी यूनिट होती है मसल सेल की जिसमें ये प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और वो सार्कोमियर को मूव कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो पहला है स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, जिसे हम स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। कई बार इसके दूसरे नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू को ही स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। दूसरा है अनस्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अनस्ट्रेटेड का दूसरा नाम होता है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, ये इसका दूसरा नाम है। और तीसरा जो है वो है कार्डियक मसल या मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले तो हम इनके नाम की बात करते हैं। इसका नाम है स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। स्ट्रेटेड क्या है? स्ट्रेशन मतलब होता है थिक एंड थिन बैंड्स फाउंड ऑन द फाइबर ऑफ मसल। इनके जो फाइबर्स होते हैं, मायोफाइबर्स होते हैं, उन पे एक थिक और थिन बैंड्स पाए जाते हैं जिसे हम स्ट्रेशन कहते हैं और स्ट्रेशन से उनका नाम पड़ा है स्ट्रेटेड। तो इसके मस्कुलर टिश्यू पे स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेशंस मतलब बैंड्स। दीज आर द बैंड्स प्रेजेंट ऑन द स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। अब ये अनस्ट्रेटेड है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसमें स्ट्रेशन एब्सेंट है। इसमें कोई भी बैंड प्रेजेंट नहीं होता। कार्डियक मसल की बात करें तो कार्डियक मसल में भी स्ट्रेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। अब जो डायग्राम है उसकी बात करें, इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू ट्यूबुलर फॉर्म में दिखते हैं और ये नॉन ब्रांच्ड होते हैं या जो कहेंगे अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। ये स्पिंडल शेप के होते हैं। स्पिंडल शेप इस तरह का शेप होता है, स्पिंडल शेप कहलाता है। ठीक है, जिसका आगे पीछे पॉइंटेड एंड होते हैं, दैट इज द स्पिंडल शेप। तो स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं। और अगर हम कार्डियक मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की बात करें तो स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो वी कैन से इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, अनस्ट्रेटेड में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड। ऐसे ही कार्डियक मसल में भी सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए इसको भी हम कहते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू हमारे बोन्स से अटैच्ड होता है, हमारे स्केलेटल से अटैच होता है। ठीक है,
हमारे बोन्स या स्केलेटल से अटैच होता है, इसीलिए हमारे बोन्स के मूवमेंट में ये हेल्प करता है। अनस्टेटेड की बात करें तो अनस्टेटेड ऑर्गन्स में पाया जाता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहां पर ये पाया जाता है। कार्डियक जो है वो हार्ट में पाया जाता है, सिर्फ हार्ट की वॉल में ये प्रेजेंट होता है, और हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होने के कारण ही इसका नाम पड़ा है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी फंक्शन। वॉलंटरी मतलब कंट्रोल्ड बाय ब्रेन और अस, ठीक है, हमारे द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है या ब्रेन के द्वारा हम कंट्रोल करवा सकते हैं। तो उन एक्शन को क्या बोलते हैं? वॉलंटरी एक्शन, कंट्रोल वॉलंटरी एक्शंस। स्मूथ मसल्स जो हैं ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, इट परफॉर्म इनवॉलंटरी फंक्शंस। ऐसे ही कार्डियक भी इनवॉलंटरी एक्शंस करता है, ठीक। इनका लोकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब जैसे कि बात करा ये स्केलेटल सिस्टम से अटैच है, तो स्केलेटल सिस्टम से अटैच है तो ये हमारे बोन्स के मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। जहाँ जहाँ हमारी बोन मूव करेगी वहाँ वहाँ स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा या स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो हम एग्जांपल दे सकते हैं अपने लिम्स का, जो हमारे फोर लिम्स हैं और हमारे पैरों को हम हैंड लिम्स कहते हैं, तो हैंड एंड लेग्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं हैंड एंड लेग्स, जिसे हम लिम्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे नेक मूवमेंट में जहाँ पे भी बोन्स प्रेजेंट है वहाँ ये प्रेजेंट होता है। अनस्टेटेड मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो इसका लोकेशन कहाँ होगा? ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। हमारे इसोफेगस में प्रेजेंट है, तो ये हमारे कौन कौन से मूवमेंट में हेल्प करता है? जैसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है, जो ईसोफेगस में होता है, तो ये हमारे ईसोफेगस में प्रेजेंट है। ये हमारे स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ये हमारे लिवर की लाइनिंग में प्रेजेंट है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स जो कि इनवॉलेंट्री फंक्शन करते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू हमारे टंग में भी प्रेजेंट है। हमारे टंग का जो मूवमेंट हो रहा है, हमारे आई बॉल का जो मूवमेंट हो रहा है, वो कौन करवा रहा है? स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। ये हमारे टंग में और आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करा रहा है, क्योंकि हमारा टंग और आई बॉल जो है वो वॉलंटरी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। कार्डियक मसल की बात करें तो ये हार्ट की फंक्शनिंग में हेल्प करता है, हार्ट के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, तो ये हार्ट में प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रेटेड ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इसमें इस तरह के स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इस तरह के स्ट्रेशंस बने होंगे, बीच बीच में बैंड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, और इनके जो न्यूक्लियस होते हैं ये मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। एक ही ट्यूबुलर फॉर्म में कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, ब्रांच्ड नहीं होते, ठीक है। अगर हम अनस्ट्रेटेड की बात करें तो अनस्ट्रेटेड स्पिंडल शेप का होता है, ये इस तरह का। तो इस तरह के यहाँ पर अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। इसमें स्टेशन प्रेजेंट नहीं होता पर सिंगल न्यूक्लियस जरूर प्रेजेंट होता है, तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू में ब्रांच स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस तरह के ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं इसके, ठीक है। और इसमें जो स्ट्रेशंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ये स्ट्रेशंस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं इसमें भी, ब्रांच स्ट्रक्चर में भी, और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होता है हर एक में, ठीक है। तो ये हो गया रिवीजन ऑफ मसल टिश्यू। These are different types of muscular tissues.